हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ के बारे में। कल हम लोगों ने मेंडल्स के प्रयोग के बारे में पढ़ा था और उसके पिछले वाले में हमने मटर के लक्षण और उसके जो है कि क्यों चुनने का कारण, ये सब जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल्स के लॉ के बारे में। किसके बारे में? मेंडल्स लॉ के बारे में, यानी मेंडल के नियम के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल नियम से पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें। तो मेंडल्स ने 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। 3 प्रकार के नियम उन्होंने दिया था। पहला नियम आता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन। और तीसरा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम, इसे बोलते हैं बीज संयोजन का नियम, इसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं इसे? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम इसे बोला जाता है। ठीक, तो किस कौन कौन से नियम उन्होंने प्रतिपादित किए थे? 3 नियम। पहला नाम था उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। दूसरा बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे बीज संयोजन का नियम बोला जाता है। तीसरा कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसे बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आइए बात करते हैं हम लोग पहले वाले नियम को, जिसे बोलते हैं प्रभाविता का नियम। क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम, जिसकी अंग्रेजी होती है लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में उपस्थित हों तो केवल प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, तो उसे अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण उत्पन्न प्रदर्शित नहीं कर पाता है, यद्यपि प्रभाविता का नियम कहलाता है। आप देख लीजिएगा मेरे तरीके से। क्या है कि जब प्रभाविता तथा अप्रभाविता दोनों प्रकार के लक्षण उपस्थित होने पर केवल प्रभाव वाले लंबे लक्षण का प्रकट होना प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब किसी पादप में प्रभाविता या अप्रभाविता के दोनों जीन्स उपलब्ध हों, दोनों प्रकार के जीन उपलब्ध हों और केवल प्रभाविता वाले जीन ही प्रकट हों, तो उस नियम को जो है कि प्रभाविता का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। आइए उदाहरण से देखते हैं हम लोग कि प्रभाविता के नियम में क्या होता है। यह जो है प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण के अंतर्गत आता है। तो एक संकर संकरण के अंतर्गत में क्या होता है? हमने क्या लिया था? लंबाई का लक्षण हम लोगों ने चुना था एक संकर संकरण में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो है कि हम लोगों ने एक लंबाई के पौधों के लक्षण को चुना था। तो इसमें बोलते हैं प्रभावी लक्षण, जो कि लंबा होता है,
कैपिटल टी। अप्रभावी लक्षण जो कि बौना होता है, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, इसमें असूत्री विभाजन ये बनेंगे, असूत्री विभाजन कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे। ठीक, स्मॉल टी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों विषम युग्मकी हैं। विषम युग्मकी ये दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में है। एक लंबे वाले का प्रभावी लक्षण है, एक इस छोटे वाले का या बौने वाले का अप्रभावी लक्षण है। यानी ये विषम युग्मकी दिखाई दे रहे हैं जीन के रूप में, लेकिन इनका जो फिनोटाइप रेशियो में आता है, ये फिनोटाइप में क्या बात करेंगे, ये देखने में क्या लगते हैं सब, फिनोटाइप में क्या होते हैं सब, सभी लंबे होते हैं। क्या होते हैं, सभी लंबे होते हैं। और यही सभी लंबे होने का ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में जो है कि सभी लंबे दिखाई देते हैं। तो यह क्या हुआ कि जो लंबा वाला है, मतलब जो ये कैपिटल टी है, वह स्मॉल टी के ऊपर क्या हुआ, प्रभावी हो गया। मतलब यह कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर अपना कार्य कर रहा है। इसीलिए जो कैपिटल टी है वह जो है कि अप्रभावी रह गया, और जो स्मॉल टी है, जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी रह गया, और जो कैपिटल टी है वह प्रभावी हो गया। किसके ऊपर, स्मॉल टी के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नियम की, जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे बोलते हैं बीज संयोजन का नियम। तो आगे हम बात करते हैं बीज संयोजन का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या होता है कि कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है कि एक युग्मक का निर्माण करते हैं पृथक होकर के। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कारक जो होते हैं, कारक मतलब जीन्स जो होते हैं, जीन जो होते हैं, वह बनते समय क्या होते हैं, आधे आधे जो क्रिया होती है या आधा जो भाग बनता है वो किसके लिए होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। पृथक होकर के क्या करते हैं, युग्मक में चले जाते हैं या युग्मक बनाते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, या उदाहरण इसका क्या होगा, जैसे एक लंबा हो गया, लंबा में कैपिटल टी ये आपका जीन्स हो गए। ये जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कैपिटल टी युग्मक बनाते हैं, जो कि पृथक हो जाते हैं, पृथक युग्मक बनाते हैं, युग्मक होते हैं पृथक। यहीं बौने की बात करें तो स्मॉल टी होता है, जीन्स ये बनाएगा तो स्मॉल टी बनाएगा, ये भी क्या हो गया, पृथक हो गया। तो यही है जो है कि बीज संयोजन का नियम। इसको कहते हैं कि कारक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आधे आधे हो जाते हैं, अपने मतलब संतति, अपने जो है पेरेंट से जो है कि ये संतति में जब आते हैं तो ये आधे आधे होते हैं। यह जो आधे आधे वाली जो क्रिया होती है, आधे जो बनने की युग्मक की क्रिया होती है, यह जो है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम और बीज संयोजन का नियम, ये दोनों जो है कि एक संकर संकरण में आते हैं या एक संकर संकरण के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी तीसरा नियम है। क्या नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें क्या होता है कि ये जो है कि आपका आता है, पहला तो द्विसंकर संकरण के अंतर्गत आता है। द्विसंकर संकरण मतलब डाई हाइब्रिड के अंतर्गत आता है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आता है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह क्या हुआ कि इसमें दो लक्षणों को एक साथ संकरण कराया जाता है। दो लक्षणों को, जैसे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था, दो लक्षणों को साथ में क्रॉस कराया जाता था। ऐसे भी इसी तरीके से इसमें दो लक्षणों को साथ में लेकर क्रॉस करते हैं, और तीसरा इसमें क्या होता है, जब क्रॉस कराया जाता है तब दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं।
ये भी सही बात है, तथा स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। विसंयोजन नियम को दोहराते हुए, स्वतंत्र अभिव्यंजन नियम में क्या होता है कि विसंयोजन नियम को दोहराते हुए जो युग्मक होते हैं वह अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है तो इसमें जो जीन होते हैं वह स्वतंत्र रूप से युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, जो जीन्स होते हैं, जो जीन होते हैं वह जो है कि युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं, युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं, तथा ये जो युग्मक होते हैं युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं, और जो ये युग्मक होते हैं वह अपना अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, समझ में हमें लगता है कम आया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है यह द्विसंकर संकरण के अंतर्गत आता है, मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत आता है। इसमें जो है दो लक्षणों को एक साथ लेकर के क्रॉस कराया जाता है, जैसे वो राउंड और येलो हो गए। राउंड और येलो मतलब राउंड बीज येलो कलर, और उसके बाद जो है कि आपका झुर्रीदार मतलब रिंकल्स और येलो हरा कलर, ये हो ग्रीन कलर के जो बीज होते हैं उन सबको लेकर के लक्षणों को, मतलब जैसे कि राउंड और पीला, ये दो लक्षण हो गए, इनको लेकर के जो है कि क्रॉस कराया जाता है। जब यह क्रॉस कराया जाता है तब जो है कि जो जीन्स होते हैं वह युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं, जैसे मतलब विसंयोजन में होता है पृथक हो जाते हैं, तथा जो पृथक हुए युग्मक होते हैं वह स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे कि एक लंबा जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करता है, जैसे कि गोल पीला में क्या करेंगे आपका राउंड राउंड येलो येलो। ठीक, उसके बाद गोल जिसको बोलते हैं झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा में क्या होगा आपका रिंकल रिंकल स्मॉल वाई। इसमें जो है कि युग्मक आपके बनेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये विसंयोजन के नियम को दोहराएंगे, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसमें चले जाएंगे। अब इसमें से किसी एक को हम ले लेते हैं तो यह स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को दिखाते हैं, स्वतंत्र रूप से जो है कि क्या करते हैं, ये गोल पीला बनाते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्षण को ये दर्शाते हैं। ठीक, राउंड येलो को यह जो है प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आगे बात करते हैं हम लोग व्युत्क्रम संकरण के बारे में कि व्युत्क्रम संकरण क्या होते हैं। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है कि जनक के नर व मादा पौधों में फेर बदल के भी मेंडल ने क्रॉस कराया था, जिसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। कहते हैं कि जनक के नर व मादा पौधों में फेर बदल के भी मेंडल ने क्रॉस कराया था, जिसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं कि जनक के नर व मादा पौधों में फेर बदल के भी मेंडल ने क्रॉस कराया था, जिसे जो है कि व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। अब जो है कि अब हम आपको बता देते हैं बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस जिसको बोलते हैं जो कि प्रतीत संकरण, क्या बोलते हैं, प्रतीत संकरण या पूर्वज संकरण भी इसको बोला जाता है, या पूर्वज संकरण बोला जाता है। तो पूर्वज संकरण क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान
संतान का संकरण पुनः उसके पूर्वज या उसके जनक, उसके पूर्वज या जनक से करा दिया जाए या करा दिया जाता है, तब उसे प्रतीत संकरण कहते हैं या बैक क्रॉस कहते हैं, संकरण कहते हैं। इसमें जो फिनोटाइप रेशियो 1:1 का आता है, जो इसका रेशियो आता है फिनोटाइप वह 1:1 का आता है। फिर से ध्यान लीजिएगा कि व्युत्क्रम संकरण क्या होता है कि जब जनक के नर व मादा पौधों में फेर बदल कर भी क्रॉस कराया जाने पर जो भी संतति प्राप्त होती है उसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। कराया जाना व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। पूर्वज संकरण या प्रतीत संकरण या बैक क्रॉस के बारे में जानते हैं कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतान का संकरण पुनः उसके पूर्वज या जनक से करा दिया जाता है, तब उसे प्रतीत संकरण या पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहा जाता है। इसका जो फिनोटाइप रेशियो होता है वह 1:1 का होता है। क्या होता है? 1:1 का होता है। परीक्षण संकरण के बारे में हम आपको बता दें कि परीक्षण संकरण क्या होते हैं। परीक्षण संकरण होते हैं अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधों का जीनोटाइप जानने के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। जैसे कि अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधों का जीनोटाइप जानने के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। परीक्षण संकरण कराया जाता है। इसमें 2 प्रकार के नियम होते हैं। पहला नियम इसमें क्या होता है कि यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे होते हैं, लंबे हो तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप TT हो गया। अज्ञात पौधे का जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल T होगा। ये दूसरा नियम क्या कहता है कि आधे लंबे व आधे बौने तब अज्ञात पौधों का जीनोटाइप कैपिटल T होता है। आधे, इसमें क्या होता है कि आधे लंबे व आधे बौने तब जो है पौधों का जीनोटाइप कैपिटल T होगा। परीक्षण संकरण में क्या होता है कि अज्ञात जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए जो भी संकरण कराया जाता है उसे जो है परीक्षण संकरण कहते हैं। यदि जो है इसमें पहला क्या होगा कि यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे आते हैं तो अज्ञात पौधों का जीनोटाइप कैपिटल T होता है। वहीं दूसरा नियम क्या कहता है कि आधे लंबे व आधे बौने पौधे प्राप्त हों तब लंबे पौधे का जो है जीनोटाइप कैपिटल T होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको बस यही कहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। कल हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स के अपवाद के बारे में, जो मेंडल ने नियम बनाए थे उसके अपवाद के बारे में, जैसा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, और उसके बाद जो है कि आपका मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में हम लोग जो है कि कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जो है कि बहुभ्रूणता के बारे में। ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो जो गुणसूत्री जो बीमारियां हैं वो सब सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वंशागत के आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, धन्यवाद।